नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है शिमला सम्मेलन 1945 में आई विभिन्न योजना किसके लिए प्रदान की गई थी? उत्तर है वायसराय की कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण करने के लिए। ब्रिटिश भारत में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन जिसमें भारत के नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाए और स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम उठाया जाए। वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन होना था जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और कमांडर इन चीफ के। हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाना था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का आश्वासन था। इस परिषद का गठन अस्थायी सरकार के रूप में किया जाना था जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वे एक भारतीय क्रांतिकारी वकील और पत्रकार थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देने के उद्देश्य से इन संस्थाओं की नींव रखी। अगला प्रश्न, जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे लॉर्ड लिनलिथगो। जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर वामपंथी विचारधारा को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से अलग हो गए थे। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 तक था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? यह की थी कोचीन में। पुर्तगालियों ने 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहली बार भारत के कलिकट तट पर कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। कोचीन में उन्होंने सांता कातरीना किला भी बनवाया था जो भारत में यूरोपियनों द्वारा बनवाया गया पहला किला माना जाता है। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने गोवा को बाद में अपना मुख्यालय बनाया। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 135। संघीय न्यायालय और न्याय निर्णयन परिषद के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां जब तक संसद भिन्न व्यवस्था ना करे भारत के संविधान के प्रवर्तन के पूर्व संघीय न्यायालय को जो अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त थीं वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी सीमाओं के अधीन प्रयोग की जाएंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। यह अनुच्छेद भारत के संविधान लागू होने से पहले के संघीय न्यायालय की बात करता है। यह सुप्रीम कोर्ट को वह अधिकार देता है जो संघीय न्यायालय को पहले प्राप्त थे जब तक कि संसद कुछ और ना तय करे। अगला प्रश्न, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से किसके नाम से ली जाती हैं? तो इसका उत्तर है आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ली जाती हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के उपखंड 1 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाएंगी और संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार उसके नाम से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन सभी आधिकारिक आदेश, नियुक्तियां और कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होती हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षण मांग सकता है। यह रीट अधिकार प्रदान करता है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोरारी। यह न्याय की अंतिम गारंटी है। अंबेडकर ने कहा था कि यदि यह अनुच्छेद हटा दिया जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति को यह संतोष होता है कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वे वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों पर अधिक नियंत्रण देता है। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का कार्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था, जिसके बाद में संविधान सभा ने बहस और संशोधन के बाद स्वीकार किया। अगला प्रश्न, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित करने की अनुमति देता है, वाइमर संविधान की ही प्रेरणा से शामिल किया गया है। वाइमर संविधान 1919 में यह प्रावधान था कि संकट की स्थिति में सरकार नागरिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कैसा है? मूल, लेकिन अनन्य नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में याचिका स्वीकार कर सकता है। यह इसका मूल क्षेत्राधिकार है, लेकिन यह अधिकार अनन्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी यही अधिकार प्राप्त है। इसलिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 किससे संबंधित है? तो यह है केंद्र शासित प्रदेश से। भारतीय संविधान का भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 41 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। अनुच्छेद 239 से पुदुचेरी और कुछ अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। अनुच्छेद 239 ए का सब क्लास ए दिल्ली को विशेष राज्य जैसा दर्जा, जिसमें विधानसभा और उपराज्यपाल की भूमिका का वर्णन। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। अनुच्छेद 41 केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की स्थापना का अधिकार। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद
23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार का निषेध। मानव तस्करी, भीख मंगवाना और किसी भी प्रकार का बलात् श्रम प्रतिषिद्ध है। यह मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाना वर्जित। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों या खानों में या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करना मना है। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों मिलकर शोषण के विरुद्ध अधिकार की सुरक्षा करते हैं। यह मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय और मानव गरिमा को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न, यूएनसीडी का पूरा नाम क्या है? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यूएनसीडी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। इसे अक्सर अर्थ समिट या रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ स्थित है? कोच्चि, केरल में। समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र कोच्चि, केरल में स्थित है। यह केंद्र समुद्री जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी के अध्ययन और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, जियोग्राफिक पर्यावरण का प्रभाव पुस्तक के लेखक कौन है? इसी सेम्पल। एलेन चर्चिल सेम्पल एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफ्स की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में भूगोल के अनुसंधान के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से मानव भूगोल के अध्ययन में। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा में बदलती परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? ग्रेडियंट विश्लेषण। ग्रेडियंट विश्लेषण उन परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा में होते हैं और उनके कारण पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बदलाव आते हैं। एक जंगल में आप तापमान, आर्द्रता और मिट्टी के प्रकार में बदलाव देख सकते हैं। जैसे जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ग्रेडियंट विश्लेषण का उपयोग करके आप इस बदलाव के साथ जंगल में पौधों और जानवरों के प्रकारों में बदलाव का अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह चांगलांग जिले में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न, लाइकेन किसके संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण। क्योंकि लाइकेन वायु में प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से वायु प्रदूषण का स्तर जाना जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में लाइकेन अच्छी मात्रा में होते हैं तो वहाँ की हवा साफ और कम प्रदूषित है। वहीं अगर लाइकेन नहीं पाए जाते या बहुत कम होते तो वहाँ वायु प्रदूषण अधिक हो सकता है। अगला प्रश्न, WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा किस रोग का कारण बन सकती है? अस्थमा। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार हवा में अत्यधिक ओजोन की मात्रा फेफड़ों से संबंधित रोगों, खासकर दमा और श्वसन तंत्र की सूजन का कारण बन सकती है।
अत्यधिक ओजोन सांस लेने में कठिनाई, खांसी, छाती में खराश और फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकता है। यह बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोग से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। अगला प्रश्न, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा में। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, जिसे सीओटी आरक्षित वन भी कहा जाता है, भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह अभयारण्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 28.92 हेक्टेयर है और यह एक जलमग्न क्षेत्र में स्थित है, जिसमें एक छोटा सा झील भी है जो पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। यह अभयारण्य पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ 57 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 33 सर्दी में आने वाले प्रवासी प्रजातियां हैं। यहाँ ओरिएंटल टर्टल और पेटेंट स्टार्क जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को बाघों के संरक्षण और उनके आवास की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में 13 देशों ने 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? यह है केरल में। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह केरल के जिले में नीलगिरी पर्वत में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें दक्षिण पश्चिमी घाट वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल शामिल हैं।